ओके, ठीक है। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। अच्छा देखिए, आज तो स्टॉक मार्केट में हम लोग बेसिकली फंडामेंटल एनालिसिस का जो क्लास है, दिस इज़ नॉट बेसिक, ओके सोरियन, दिस इज़ अ फंडामेंटल। थोड़ा सा मतलब मैं इतना बोलूँगा कि थोड़ा सा लेवल अप है, बट ठीक है, थोड़ा ट्राई करो, कुछ तो समझ ज़रूर आएगा। ठीक है, ओके। तो फिर फंडामेंटल एनालिसिस बेसिकली क्या होता है, किसी भी कंपनी का डिटेल्स को अंडरस्टैंड करना। मतलब हम लोगों का मेन टारगेट क्या होता है कि जब भी हम लोग किसी कंपनी के स्टॉक में इन्वेस्ट करने के लिए सोचते हैं, ऐसे हम लोग हमेशा कंपनी का ही स्टॉक चूज़ करते हैं। तो कभी भी कंपनी का, किसी भी कंपनी का स्टॉक जब भी हम लोग चूज़ करने का कोशिश करते हैं ना, तो हम लोग उसका फंडामेंटल चेक करना पड़ता है। हम लोग को उसका फंडामेंटल चेक करना होता है। फंडामेंटल इन द सेंस कंपनीज एनुअल रिपोर्ट चेक करना। ठीक है, कंपनी का एनुअल रिपोर्ट चेक करने के साथ साथ कंपनी का पीएल बैलेंस शीट चेक करना, बहुत सारा जगह होता है कंपनी का चेक करने के लिए। ठीक है, नॉर्मली सेंसेक्स निफ्टी तो देखना होता ही है, बट कंपनीज डिटेल्स इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो करेंटली आज का क्लास में क्या डिस्कस करना है, ऐसे तो हम लोग शंकर जी याद होगा लास्ट वीक या फिर प्रीवियस दैट वीक, मतलब होली से पहले वाला वीक में हम लोग बैलेंस शीट सीख रहे थे, है ना। पीएल सीखे थे और बैलेंस शीट हाँ, का क्लास बैलेंस एक्चुअली हम शीट सीख रहे हैं, बैलेंस शीट डिप्रिसिएशन सीख, तक का आया था। बेसिकली बैलेंस शीट तक सीख रहे थे। तो आज मैं थोड़ा सा क्लास को बैलेंस शीट फिर से करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में फिर से बैलेंस शीट में ही जाना है, बट मुझे कैश लगा कि फ्लो स्टेटमेंट भी रह गया। हाँ, कैश कैश फ्लो फ्लो में स्टेटमेंट। मैं ख़त्म नहीं करूँगा अभी। कैश फ्लो, बैलेंस शीट सभी कुछ अभी बाकी है। बैलेंस शीट का एक पार्ट है जो मुझे अभी भी बताना है। बट आज ना मैं थोड़ा सा आप लोगों को थोड़ा घुमाने लेके चलूँगा। मतलब ये इन्वेस्टमेंट ड्यू डिलिजेंस, मतलब बेसिकली इन्वेस्टमेंट के लिए क्या क्या चेक करना चाहिए, उसी का एक मतलब जो बेसिकली मुझे थोड़ा लास्ट में बोलना चाहिए। तो मुझे लगता है कि नहीं, थोड़ा सा मैं बता दे तो फिर ज़्यादा अच्छा रहेगा। एक्चुअली कभी आपने भी एक क्वेश्चन किया था कि एप्लीकेशंस के बारे में थोड़ा चिंता हो रहा है, तो इसीलिए मैंने सोचा कि थोड़ा सा एप्लीकेशन एरिया फिर से थोड़ा बात कर लूँ। तो ये इन्वेस्टमेंट ड्यू डिलिजेंस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, अच्छा लिटिल बिट स्टोरी बेस्ड। मतलब स्टॉक मार्केट में कंपनी चूज़ करने का कहानी है बेसिकली, कि कैसे हम लोग कंपनी का स्टॉक चूज़ कर सकते हैं। एंड आफ्टर दैट, जैसे कि हम लोग बात कर रहे थे फंडामेंटल लेवल में, फंडामेंटल बात होगा। बैलेंस शीट स्टेटमेंट जैसे चल रहा था वो नेक्स्ट क्लास में फिर से हम लोग स्टार्ट करेंगे। अगर हो सके तो आज भी कर सकते हैं, बट आज मैं थोड़ा सा बात को अलग करूंगा। मैंने यही सोचा कि नहीं, आज थोड़ा मैं इन्वेस्टमेंट ड्यू डिलिजेंस के बारे में बात करूं। ठीक है, ठीक है। देखिए, मैं बात करते हैं, आगे आगे बात करते हैं कि इन्वेस्टमेंट ड्यू डिलिजेंस किस तरह से हम लोगों को हेल्प कर सकता है। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग एरिया। ओके, अच्छा स्क्रीन मैंने शेयर नहीं किया ना अभी तक। ओके, चलिए मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। स्क्रीन शेयर है क्या? हेलो, हाँ, स्क्रीन शेयर। ओके। रोशनी, सोरिम, स्क्रीन शेयर আছে? হ্যাঁ দাদা। এখনো দেখতে পাচ্ছি। ओके, ठीक है। क्या हुआ प्रिया, कुछ इलेक्ट्रिसिटी इशू? हाँ सर, एक्चुअली नेटवर्क खत्म हो जा रहा है अचानक से। पता नहीं है, आज आज थोड़ा दिक्कत करेगा, सबको करेगा। कॉल ओके एंड चलो। हो जा रहा है। हाँ, कुछ अजय इशू है हर जगह में, क्योंकि अभी थोड़ा तूफान चल रहा है बोल के, मे बी। आपका स्क्रीन दिख नहीं रहा है। फिर से किसी को नहीं दिख रहा है स्क्रीन? नहीं दिख रहा है, इधर दिख रहा है। दिख रहा है। दिख रहा है अभी तो। সোরিন দেখো ভালো করে, দেখা যাচ্ছে? না, আমি দেখতে পাচ্ছি না। আজকে তোমার নেটওয়ার্কটা বেশ প্রবলেম আছে, নেটওয়ার্কটা বেশ প্রবলেম তাই আছে। হবে। হ্যাঁ, হ্যাঁ। তুমি আবার আর লগ আউট হ্যাঁ, করে আবার রিজয়েন করতে হবে, তবে একবার হবে। একবার একবার রিজয়েন করো তুমি আরেকবার, লগ আউট মেবি করে আস্তে আবার আস্তে। ঢুকবো। হ্যাঁ হ্যাঁ, লগ আউট করে আরেকবার রিজয়েন করো, মেবি ঠিক হয়ে যেতে পারে। নেটওয়ার্কের ইস্যু থাকলেই একটা প্রবলেম থাকে, এই বৃষ্টির জন্যই প্রবলেমটা। আমি ওই জন্যই একটু আস্তে আস্তেই যাচ্ছি, দেখা যাক। রশনি দেখতে পাচ্ছি স্ক্রিন? হ্যাঁ দাদা। এইবার দেখতে পাচ্ছি ক্লিয়ার। দেখা যাচ্ছে? ঠিক আছে, আস্তে আস্তে মেবি ঝড়টা কেটে গেলে নেটওয়ার্কটা হয়তো ঠিক হয়ে যাবে, আই থিঙ্ক।
ओके चलो स्टार्ट करा जाए। ओके तो जैसे कि मैं बात कर रहा था कि बेसिकली तो फंडामेंटल में हम लोग बैलेंस शीट में ही चर्चा कर रहे थे। जैसे कि हम लोग बेसिकली एमरन बैटरी, अगर आप लोगों को याद होगा, याद ज़रूर होगा, एमरन बैटरी जो अमरा राजा बैटरी के नाम से भी जाना जाता है, उसका फंडामेंटल डिस्कस कर रहे थे। बट आज मैं थोड़ा सा फंडामेंटल या बैलेंस शीट एरिया से थोड़ा सा हट रहा हूँ। ठीक है, ये स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस जैसे दिख रहा है ना आप लोगों को, स्टेटमेंट ऑन प्रॉफिट एंड लॉस एंड ऑल्सो स्टेटमेंट ऑफ बैलेंस शीट। ठीक है, तो ये प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट, यही सब चेक करके मेनली फंडामेंटल लेवल में एनालिसिस हम लोग कर पाते हैं। जैसे कि कैश फ्लो स्टेटमेंट ऑल्सो। ठीक है, आई होप शो हो रहा है। तो कैश फ्लो, बैलेंस शीट, पीएल, दीज आर दी मेनली एरिया कि किसी भी कंपनी का डिटेल्स को समझने के लिए, जो कंपनी का बेसिकली क्या बोले लैंग्वेज है कंपनी का, कोई भी मतलब अगर आपको कंपनी के बारे में कुछ भी समझना है तो आपको कंपनी का बैलेंस शीट चेक करना चाहिए, उसको अंडरस्टैंड, चेक करना मतलब ऐसे ऐसा नहीं कि जस्ट जाओ और टिकी टिकी करो, नहीं, आपको अंडरस्टैंड करना है। बट आज मैं आप लोगों को कुछ ऐसा ही बात करने जा रहा हूँ कि इसको इक्विटी रिसर्च का पार्ट माना जाता है। जो बात मैं अभी कर रहा हूँ ना, मैं आज बैलेंस शीट को थोड़ा सा स्किप करूंगा, मतलब स्किप करना मतलब परमानेंटली नहीं, मैं फिर से बैलेंस शीट में आऊँगा। लास्ट क्लास में हम लोग इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड कंप्लीट कर लिए थे। आज ना एसेट साइड के कुछ पार्ट है, लाइक करेंट एसेट्स का कुछ एरिया है जो डिस्कस करना था। बट मैं सोचा कि थोड़ा सा मैं आप लोगों के साथ ड्यू डिलीजेंस में बात करूं, फिर मैं जाऊंगा फिर से बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट डिटेल्स डिस्कस करूंगा। अच्छा, तो नॉर्मली ये मुझे बाद में बात करना चाहिए था, बट मैं थोड़ा पहले बात कर रहा हूँ। अच्छा, बेसिकली ये बैलेंस शीट, पीएल, कैश फ्लो समझने के बाद ये आता है। ठीक है, बट मैं थोड़ा कनेक्ट करने के लिए कर रहा हूँ, दिक्कत नहीं होगा, आप थोड़ा सा पेशेंस रखिए। ओवर द लास्ट फ्यू चैप्टर्स वी अंडरस्टूड हाउ टू रीड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ। एक्चुअली फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंप्लीट नहीं हुआ है। ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बातें होंगे। ठीक है, जिन लोगों का पीएल हो गया है, बैलेंस शीट चल रहा है, कैश फ्लो चलेगा, फिर जिनका बैलेंस शीट पीएल बाकी रहेगा वो कैश फ्लो करने के बाद पीएल बैलेंस शीट में जाएगा। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट अभी भी बाकी है। हम लोग यहाँ पर नॉर्मली ये बात मुझे करना चाहिए था फाइनेंशियल स्टेटमेंट करने के बाद, मैं थोड़ा इसलिए कर रहा हूँ कनेक्शन के लिए। So over the last few chapters, we understood how to read the financial statement and calculate a few important financial ratios. Financial ratio is also there. Ratio means company का ratio, जो हम लोग cash flow करने के बाद उसके भी चर्चा करना है. But this chapters has laid down the foundation to final objective to this module. To use fundamental analysis, जैसे कि what is fundamental analysis? Investment due diligence. Basically due diligence का मतलब क्या होता है? सिंपल, ड्यू डिलीजेंस का मतलब सिंपल क्या होता है कि किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले, ड्यू डिलीजेंस का मतलब बता रहे हैं कि किसी भी कंपनी, मतलब कॉर्पोरेट लेवल में ड्यू डिलीजेंस का मतलब होता है किसी भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने से पहले उस कंपनी को एकदम डिटेल्स में एनालाइज करना, इन सिंपल उसका ऑडिट करना, उसका फाइनेंशियल रिपोर्ट चेक करना, उसका एनुअल रिपोर्ट चेक करना, ईच एंड एवरीथिंग चेक करना, उसके बाद उसको एनालाइज करके कंपनी में इन्वेस्ट करना। से फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग मार्केट में, जैसे कि ये सेंसेक्स दिख रहा है ना, सेंसेक्स, हेलो, क्या सेंसेक्स सबको दिखाई दे रहा है? हाँ दिखाई दे रहा है। ओके, जैसे कि सेंसेक्स है, निफ्टी है, जैसे कि अगर मैं आपको, ये बेसिक बातें हैं, सेंसेक्स निफ्टी आप लोग जानते हैं। निफ्टी के अंदर जैसे कि निफ्टी 50 आप देख भी सकते हैं, सेंसेक्स के अंदर टॉप 30 कंपनीज होते हैं, जो सेंसेक्स है वो बीएसई बनाते हैं। अगर सोरियम को दिक्कत हो रहा है, सो मैं ये सब बातें बेसिक में करूंगा, डोंट वरी। मैं जैसे कि मैंने बोला ये थोड़ा सा लेवल अप है, बट आई थिंक आपको समझ में आएगा। निफ्टी 50 मतलब इसमें ना 50 बेस्ट कंपनीज है मार्केट का, 50 बेस्ट कंपनीज। बेस्ट मतलब ऐसा नहीं कि बाकी लोग बेस्ट नहीं है, मतलब जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन हाईएस्ट होता है उसको निफ्टी 50 में जगह मिलता है, इन सिंपल यही है। जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन अच्छा होता है उसको निफ्टी 50 में जगह मिलता है, इन सिंपल यही है। अब पॉइंट क्या है कि निफ्टी 50 में करेंटली जगह है, ऐसा क्या कंपनी है, मैं आपको थोड़ा सा कुछ बात बता रहा हूँ। आप बस विजिट कीजिए एनएसी के साइड में। ठीक है, जस्ट आप एनएसी में साइड में विजिट कीजिए। ठीक है, जैसे आप एनएसी में विजिट करेंगे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का, ठीक है, यहाँ पर जाने से ये न्यू साइट है, इसका ओल्ड साइट भी एक मिलता है। ठीक है, आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दिखता है क्लिक हियर फॉर द ओल्ड वन। ठीक है, वो सब आप लोगों को धीरे धीरे आदत हो जाएगा। अगर आप यहाँ पर जस्ट जाएंगे ना तो यहाँ पर आपको एनएससी का इंडिसेस दिखेगा, फिर यहाँ पर आपको निफ्टी 50 स्टॉक का भी डिटेल्स भी दिखाई देगा। एक सेकेंड मैं आपको शो करता हूँ। निफ्टी 50 यहाँ पर आप क्लिक कीजिए, निफ्टी 50 शो हो रहा है। डिटेल्स मुझे चाहिए,
यस, क्या सबको दिखाई दे रहा है निफ्टी 50 का डिटेल्स? मैं निफ्टी 50 में नहीं जाऊंगा अभी, मैं बस आपको कुछ बात कहना चाहता हूँ कि जो बेस्ड 50 कंपनीज होते हैं निफ्टी 50 के अंदर, इसका डिटेल्स भी हमें चेक करना होता है। जैसे कि अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें, आप देख सकते हैं यहाँ पर JSW स्टील, हिंदाल्को, टाटा स्टील, अदानी पोर्ट, इंडसइंड बैंक, से फॉर एग्जांपल अदानी पोर्ट। ठीक है, आजकल अदानी बड़ा न्यूज़ में है, बाकी हर एक कंपनी न्यूज़ में। यहाँ पर टॉप 50 कंपनीज है। ठीक है, अदानी पोर्ट, ICICI, BPCL मतलब भारत पेट्रोलियम, एक्सिस बैंक, अल्ट्राटेक सीमेंट, ONGC। ठीक है, बहुत सारा कंपनीज है। ठीक है, अगर थोड़ा और नीचे आ जाए, श्रीराम सीमेंट, HDFC, NTPC, पावर ग्रिड, मारुति, रिलायंस, SBI लाइफ, देयर आर लॉट्स ऑफ, टोटल 50 कंपनीज का जो जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन हाईएस्ट है वो यहाँ पर अपना जगह लेते हैं। लेकिन मेरा पॉइंट ये नहीं है, मेरा पॉइंट ये है कि चाहे ये करेंट 50 कंपनीज हो या फिर नेक्स्ट 50 कंपनीज हो, अगर आप नेक्स्ट 50 भी यहाँ पर ढूंढ सकते हैं, जिसको निफ्टी मतलब NSE का जो आपका जो स्टॉक का इंडेक्स बनाते हैं, इसको बोलते हैं जो इंडेक्स बनाते हैं। ये सब बातें मैं नॉर्मली बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट में करता हूँ। जो बेसिक्स में बोला जाता है वहां पर क्या होता है ना, नेक्स्ट 50 के बारे में भी NSE एनालाइज करके रखा है कि मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट 50 में भी कुछ कंपनीज आ सकता है, लाइक अदानी ट्रांसमिशन, अदानी एंटरप्राइज, SBI कार्ड, अदानी ग्रीन, मादरसुमी, PNB, बंधन बैंक, देयर आर लॉट्स। कहने का मतलब यह है कि जब भी किसी कंपनी को चूज करने जाए तो कंपनी का क्या सोचना चाहिए, मतलब जिसको हम लोग बार बार बोल रहे हैं ड्यू डिलीजेंस, कंपनी का डिटेल्स चेक करना है। डिटेल्स में क्या चेक करना है? ऑब्वियसली एनुअल रिपोर्ट देखना है, कंपनी का PL बैलेंस शीट चेक करना है। जस्ट से फॉर एग्जांपल इन सिंपल अगर बोले ना, जैसे यहाँ पर हम लोग बार बार डिस्कशंस करते हैं, ये आपका एमरन बैटरी का, आमारा राजा या एमरन बैटरी, आप देख सकते हैं यहाँ पर एमरन बैटरी का क्या है, ये एमरन बैटरी का ये एनुअल रिपोर्ट है। ठीक है, 2019-20, 2013-14 दोनों लेके हम लोग एक्चुअली क्लास में बात कर रहे हैं आजकल। ठीक है, ये एनुअल रिपोर्ट है 2019-20 का, तो हमें एक्चुअली इसका डिटेल्स चेक करना है। अब इसमें क्या मिलेगा, इसमें क्या क्या चेक करना चाहिए? क्या एनुअल रिपोर्ट के बाहर भी कोई चीज़ है जो चेक कर सकते हैं कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले? क्या कुछ सिक्स सेंस का जरूरत होता है? क्या कभी कुछ जनरल नॉलेज भी काम आता है? तो बहुत सारा ऑब्जर्वेशन आ जाता है जो ड्यू डिलीजेंस में एक्चुअली हम लोग आज डील करने वाले हैं। तो की परफॉर्मेंस इंडिकेटर, ये जो भी आप देख रहे हैं ना, नेट सेल्स, EBITDA, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस, आप देख सकते हैं कंपनी का नेट सेल्स में 2015-16 से जिस तरह से 19-20 में ग्रोथ हुआ है कंपनी का। ऑब्वियसली दीज आर दी पैरामीटर्स, दीज आर दी पैरामीटर्स किसी भी कंपनी का डिटेल्स को चेक करने से पहले। अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स, डिप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, ये सब भी तो सीखेंगे, धीरे धीरे बात कर रहे हैं ना। लेकिन इसके अलावा क्या कुछ और भी चीज़ होते हैं कंपनी के बारे में सोचने के लिए? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस, अर्निंग पर शेयर, नेट वर्थ, नेट फिक्स्ड एसेट, नेट करेंट एसेट्स, वी ऑल नीड टू अंडरस्टैंड, जो एक्चुअली कंपनी का PL बैलेंस शीट रीड करके ही समझ में आ सकता है। ठीक, जैसे कि हम लोग बैलेंस शीट के बारे में यहाँ पर बात करते हैं, है ना, जैसे कि ये 13-14 का बैलेंस शीट चेक करते हैं, साथ में 19-20 को कंपेयर करते हैं, सभी चीज़ समझ में आ रहा है, मैं थोड़ा सा ज़रूर कनेक्ट कर पा रहा हूँ। बट सवाल है ड्यू डिलीजेंस क्या है, यही क्वेश्चन ऑफ द डे, व्हाट इज ड्यू डिलीजेंस? ठीक है, समझ में आ रहा है ना प्रिया, रोशनी, स्पेशली आप लोगों को पूछूंगा, शंकर जी मैं क्या बोलने का कोशिश कर रहा हूँ, वो सब तो है, वो सब तो जानना ही पड़ेगा हमें, बैलेंस शीट सीखना है, PL सीखना है, बट थोड़ा बात करेंगे आज ड्यू डिलीजेंस पे। ओके, ठीक है, थोड़ा सा मुझे मूव ऑन करने दीजिए, फिर मैं आगे बात करता हूँ। Over the last few chapter you understood financial statement and calculate few important financial ratios. बस अभी तक हम लोगों ने ये सब कुछ भी नहीं किया। To use fundamental analysis to identify stock to invest, if you recollect the earlier chapters, we had discussed about investable grade attributes. Investable grade attributes simply define the prerequisites of a company that needs to be validated before making an investment. मतलब आपको कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले कंपनी के बारे में क्या क्या प्री-रिक्विजिट्स है, क्या चेक करना चाहिए। थिंक ऑफ द इन्वेस्टेबल ग्रेड एट्रीब्यूट्स एज ए चेकलिस्ट, मतलब चेकलिस्ट क्या होना चाहिए बेस्ड ऑन द फंडामेंटल्स ऑफ द कंपनी। कंपनी में चाहे आप 6 मंथ्स के लिए इन्वेस्ट करें, 1 ईयर के लिए इन्वेस्टमेंट करें, निफ्टी 50 में इन्वेस्टमेंट करें, निफ्टी नेक्स्ट 50 में इन्वेस्टमेंट करें, कोई भी कंपनी चूज करें, एक कंपनी दैट सेटिस्फाई मोस्ट ऑफ द आइटम्स इन द चेकलिस्ट इज कंसिडर्ड इन्वेस्टमेंट वर्दी। मतलब आपका चेकलिस्ट में क्या होगा, वही एक्चुअली मैं बात करने जा रहा हूँ कि आपको क्या चेक करना चाहिए, व्हाट शुड बी इन योर चेकलिस्ट बिफोर इन्वेस्टमेंट इन ए कंपनी। चाहे वो निफ्टी 50 हो, निफ्टी नेक्स्ट 50 हो, निफ्टी 100 हो, सेंसेक्स का टॉप 30s हो,
सेंसेक्स टॉप 100 हो, व्हाटएवर, आपका चेकलिस्ट क्या होना चाहिए। आई होप आप लोग कनेक्ट कर पा रहे हैं थोड़ा सा, क्योंकि मैं थोड़ा सा स्किप किया कुछ पॉइंट्स जस्ट बिकॉज ऑफ द कनेक्टिविटी। मुझे थोड़ा प्रैक्टिकल के साथ काफ़ी दिनों से पीएल बैलेंस शीट में घूम रहे थे, तो मैं सोचा कि थोड़ा सा कनेक्टिविटी किया जाए कि कहाँ हम लोग खो तो नहीं गए पीएल बैलेंस शीट में। तो एक कंपनी दैट सेटिस्फाई मोस्ट ऑफ द आइटम्स इन द चेकलिस्ट इज कंसिडर्ड इन्वेस्टमेंट वर्दी। मतलब जो आपके चेकलिस्ट के साथ कनेक्ट करेगा वही इन्वेस्टमेंट वर्दी माना जाएगा। नाउ दिस इज वेयर फ्यू डिफरेंसेस कम अप। फॉर इंस्टेंस व्हाट आई कंसिडर एज एन इन्वेस्टेबल ग्रेड, मतलब आपको क्या फील कराएगा कि इस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए। सपोज अदानी पोर्ट में इन्वेस्ट करना चाहिए, या फिर अदानी ग्रीन में इन्वेस्ट करना चाहिए, टाटा मोटर्स में इन्वेस्ट करना चाहिए, व्हाटएवर जो भी आपका कंपनी में आप इन्वेस्ट करना चाहते हो, मे बी नॉट बी सो इम्पॉर्टेंट टू यू। मतलब व्हाट आई कंसिडर एज इन्वेस्टेबल एट्रीब्यूट, मतलब जो एक जन के लिए सही लगता है मे बी दूसरों के लिए सही ना भी लग सकता है। मैं आपको बताता हूँ, जस्ट अ मिनट। फॉर एग्जाम्पल, आई मे पे ए लॉट ऑफ अटेंशन टू कॉर्पोरेट गवर्नेंस। अब नाउ व्हाट इज कॉर्पोरेट गवर्नेंस, मैं पूछना चाहूंगा कि व्हाट इज कॉर्पोरेट गवर्नेंस। आप लोगों को क्या लगता है कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या है? जस्ट आपको जो समझ आता है आप लोग मुझे बता सकते हैं। व्हाट इज कॉर्पोरेट गवर्नेंस? क्या मेरा आवाज आ रहा है? हेलो शंकर जी, रोशनी, सौरीम, मेरा आवाज आ रहा है क्या? है दादा। हाँ आ रहा है। ओके, मैं बस पूछना चाहता हूँ कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस के बारे में क्या आइडिया है आप लोगों को? जो है आइडिया आप बता सकते हैं। The governance made by the corporate governance. हाँ, मतलब बेसिकली आप थोड़ा बहुत सही बोल रहे हो कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस बेसिकली जैसे सिंपल, मतलब जैसे हमारा जो गवर्नमेंट है, मतलब इंडियन गवर्नमेंट, ये अपना काम को कितना अच्छे से निभा रहा है। सिंपल, जो भी इसका काम है, जो भी इसका टास्क है, जो भी गवर्नमेंट को करना चाहिए, क्या ये अपना काम प्रॉपरली कर रहा है? रूल्स रेगुलेशंस एज पर कॉन्स्टिट्यूशन, जो भी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर बेस करके हमें काम करना होता है। सिमिलरली कॉर्पोरेट गवर्नेंस बेसिकली कंपनी का रूल्स रेगुलेशंस एवरीथिंग प्रॉपर है कि नहीं है। सिंपल, कंपनी हर चीज़ लीगली कर पा रहा है कि नहीं, कंपनी अपना सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के साथ काम कर रहा है कि नहीं, अपना जो भी मैनेजमेंट है, जो भी कंपनी में काम कर रहे हैं, जो भी कंपनी में मैनेजमेंट टीम है, वो अपना टारगेट को फुलफिल करने के लिए कॉर्पोरेट लेवल में जो गवर्नेंस है उसको सही तरह से एकदम प्रॉपर टॉप मतलब टिप टॉप वे में कर पा रहा है कि नहीं। ठीक है, तो किसी के लिए कॉर्पोरेट गवर्नेंस बहुत इंपॉर्टेंट है कि हाँ भाई देखो, कंपनी कोई भी लीगल कॉन्सेप्ट में काम नहीं कर रहा है, सही टाइम पे टैक्स पे करता है, सही टाइम पे लोगों को डिविडेंड देता है, ज़्यादा डिले नहीं करता, लोन भी सही टाइम पे करता है, जो भी इसका लाइबिलिटीज़ है, जो भी लीगल ऑब्लिगेशंस है, दीज आर बेसिकली द कॉन्सेप्ट कॉर्पोरेट गवर्नेंस। तो किसी के लिए कंपनी का कॉर्पोरेट गवर्नेंस इंपॉर्टेंट हो सकता है, बट अनदर इन्वेस्टर में चूज नॉट टू पे सो मच अटेंशन टू कॉर्पोरेट गवर्नेंस। किसी को ये भी लग सकता है अरे भाई कॉर्पोरेट गवर्नेंस पे ऐसा क्या रखा हुआ है। सपोज यहाँ पर प्रिया है, रोशनी है, शंकर जी है। शंकर जी को लगता है कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस इंपॉर्टेंट है, रोशनी को लग रहा है नहीं नहीं कॉर्पोरेट गवर्नेंस इज नॉट सो इंपॉर्टेंट। But another investor may choose not to pay so much attention. He could simply brush it off, saying all companies have shades of gray as long as numbers add up and I am fine investing in the company. अगर मेरा नंबर बढ़ रहा है, मतलब मेरा इन्वेस्टमेंट वैल्यू बढ़ रहा है, कंपनी का वैल्यूएशन बढ़ रहा है, ठीक है, तो फिर मुझे कंपनी में इन्वेस्ट करने में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये अलग अलग इन्वेस्टर का अलग अलग माइंड सेटअप। ठीक है, तो कौन कौन सा चीज़ चेक करेगा, ये अलग अलग इन्वेस्टर्स या अलग अलग ट्रेडर का अपना अपना कैरेक्टर होता है। जो भी हो, ट्रेडर थोड़ा शॉर्ट टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से काम करता है ज़्यादा ही, इन्वेस्टर थोड़ा लॉन्ग टर्म, मतलब मोर देन 2 मंथ्स 3 मंथ्स 4 मंथ्स 6 मंथ्स ऐसे कॉन्सेप्ट में इन्वेस्टर इन्वेस्ट करते हैं। मतलब जिनको सारा दिन टाइम नहीं है कंप्यूटर के सामने बैठ के ट्रेडिंग करने का, वो इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन चूज कर सकता है। फॉर मोर देन 1 ईयर भी हो सकता है, 6 मंथ्स के लिए भी हो सकता है, 2 ईयर्स 3 ईयर्स के लिए भी हो सकता है, कंपनी चूज करने के लिए। सो द पॉइंट इज दैट देयर इज नो प्रेस्क्राइब चेकलिस्ट। ऐसे चेकलिस्ट कोई प्रेस्क्राइब नहीं है, मतलब ऐसे बता के रखा है स्टॉक मार्केट प्रोफेशनल्स ने, ऐसे बता के रखा है स्टॉक मार्केट टीचर्स ने, ऐसा कुछ भी नहीं है। ईच इन्वेस्टर हैज टू बिल्ड हिज ओन चेकलिस्ट बेस्ड ऑन हिज इन्वेस्टमेंट एक्सपीरियंस। Okay, however, one has to ensure that each item on the checklist is qualified based on sound logic. Later in this chapter, मैं checklist आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूंगा that I think is reasonably well curated. You could take pointers from the checklist if you are starting out fresh. Suppose आप एकदम स्टार्टिंग में इन्वेस्टमेंट करना चालू कर रहे हो, we'll keep this checklist as a guideline to proceed further in this module. आगे आगे बात करेंगे चेकलिस्ट में क्या क्या आएगा, लेकिन बिफोर दैट कुछ और इंटरेस्टिंग बातें,
कुछ और इंटरेस्टिंग बातें स्टॉक को पिक करने के पहले। शंकर जी, समझ में आ रहा है ना हम लोग किस पर्टिकुलर पॉइंट पे बात करने जा रहे हैं? हाँ शंकर जी, हाँ ओके जी, हाँ जी। ठीक है। सोरिम একটু একটু বোঝা যাচ্ছে? हाँ सोरिम, হ্যাঁ 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 ओके। रोशनी, प्रिया, कनेक्ट हो पा रहे कि नहीं हो पा रहा है? है दादा। ओके, तो जस्ट फर्स्ट पॉइंट, जनरेटिंग ए स्टॉक आइडिया। से फॉर एग्जांपल स्टॉक आइडिया का जब भी मैं बात कर लिया, स्टॉक आइडिया इन द सेंस, जैसे कि मैं आपको अभी दिखा रहा था, दिस इज एनएससी वेबसाइट। ओके, एनएससी के साइड में मैं आपको जब नेक्स्ट 50, दिस इज नेक्स्ट निफ्टी 50 का नेक्स्ट 50। ओके, यहाँ पर आपको बहुत सारा दिखेगा, निफ्टी 50 इज देयर, निफ्टी नेक्स्ट 50, निफ्टी मिड कैपिटल, मतलब जिस लार्ज कैप नहीं, मिड कैप स्मॉल कैप में ना कभी कभी बहुत अच्छा अच्छा स्टॉक छुपा हुआ होता है, ढूंढना मुश्किल है ऑब्वियसली। देखिए जो मल्टी फिगर बन सकता है, मतलब आप शायद 50 रुपीज़ में खरीदते हो और 2-3 महीने में 200-300 पार कर दिया, ऐसा भी स्टॉक छुपा हुआ होता है। बट वो सब पता करने के लिए आपको कुछ तो समझना पड़ेगा, ठीक है। निफ्टी स्मॉल कैप, निफ्टी मिड मॉल स्मॉल कैप का एक मिक्स था 400 स्टॉक का। सेक्टरल इंडिसेस इज आल्सो हियर, निफ्टी ऑटो, निफ्टी बैंक, मतलब इसमें सिर्फ ऑटोमोबाइल सेक्टर्स मिलेगा, बैंक सेक्टर्स मिलेगा, एनर्जी, फाइनेंशियल सर्विस में भी कुछ कंपनीज का डेटा, एफएमसीजी, आईटी, मीडिया, मेटल, फार्मा, पीएसयू बैंक, मतलब सरकारी लेवल में जो बैंक्स है, रियल्टी सेक्टर्स, रियल एस्टेट के बारे में, प्राइवेट बैंक का अलग से निफ्टी बनाते हैं, ठीक है। तो आप सेक्टर स्पेसिफिक भी जा सकते हो, आप डायरेक्टली कोई सेक्टर ना छोड़ के चूज करके मिक्सड अप सेक्टर कर, मतलब पोर्टफोलियो बना के, जैसे कि निफ्टी 50 में अलग अलग सेक्टर्स है, निफ्टी नेक्स्ट 50 में भी सब मिक्सड अप सेक्टर्स है, तो ये सब तो आएगा ही आपका पोर्टफोलियो जब आप बिल्ड करोगे, वो सब पॉइंट तो आएगा। बट पॉइंट इज दैट कि जब भी आप कोई भी स्टॉक चूज करते हो, सपोज आप सोच रहे हो कि आप अदानी पोर्ट या अदानी एंटरप्राइज या अदानी ग्रीन, अगर हम लोगों को याद होगा जब हम लोग बेसिक का क्लास कर रहे थे, शंकर जी अदानी ग्रीन के बारे में याद है, हम लोग क्लास में एक बहुत भारी फंडामेंटल चर्चा किया था बेसिक में। हाँ, किया था। जस्ट देखिए अदानी ग्रीन, हम लोग मोस्ट प्रोबेबली 4 मंथ्स होगा, 4-5 मंथ्स बैक चर्चा कर रहे थे। अगर जस्ट हम 6 हाँ मंथ्स जी। पुराना डेटा देखें तो अदानी ग्रीन ऑन दैट टाइम करीब 700-800 रेंज में हुआ कर रहा था, अभी 1160 में है, मतलब 4 to 5 मंथ्स में 800 का शेयर 1160 में चल रहा है। सिमिलर वे में अदानी पोर्ट भी है, आई थिंक आप लोगों में से किसी किसी के पास ये सब स्टॉक है भी, ठीक है। तो ये सब तो चूज कर रहे थे, वो उस टाइम पे हम लोग फंडामेंटल लेवल में डिस्कस कर रहे थे, ठीक है। जैसे अदानी पोर्ट एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन, ये स्टॉक भी लास्ट 6 मंथ्स में बहुत अच्छा गेन किया है, करीब 300 के आसपास से 733 के आसपास लास्ट। इसका और भी फ्यूचर है, मैं तो पूरा इस पर भरोसा कर रहा हूँ अभी इस पे फ्यूचर बहुत अच्छा है। ओके, नाउ पॉइंट, जिस पर्टिकुलर पॉइंट पे मैं बात करना चाह रहा हूँ कि आफ्टर सिलेक्टिंग द प्रोसेस ऑफ इन्वेस्टिंग रिक्वायर्स आर फर्स्ट सिलेक्ट ए स्टॉक दैट लुक्स इंटरेस्टिंग, मतलब जो मैं बार बार बात कर रहा हूँ कि आप जब भी किसी स्टॉक को चूज करना चाहते हैं ना, वो इंटरेस्टिंग होना चाहिए आपके लिए। वी मस्ट एड्रेस ए मोर बेसिक इशू, बट पॉइंट इज दैट आफ्टर सिलेक्टिंग द स्टॉक वी मस्ट सब्जेक्ट इट टू द चेकलिस्ट टू फिगर आउट इफ द स्टॉक मैचेस ऑल द चेकलिस्ट क्राइटेरिया। अब ये चेकलिस्ट क्राइटेरिया आगे आऊंगा मैं चेकलिस्ट क्राइटेरिया में, बट आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है वो भी आपको देखना है। If it does, we invest, else we look for other opportunities. So in the first place, how do we even select a stock that looks interesting? In other words, how do we generate a list of stocks that seems interesting enough to investigate further? मतलब जो देखने में तो इंटरेस्टिंग लग रहा है, लेकिन क्या उसके बारे में क्या और थोड़ा इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए? वेल, देयर आर ए फ्यू मेथड्स टू डू दिस। तो कुछ मेथड्स है जिसमें आप स्टॉक चूज कर सकते हो। एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है स्टॉक चूज करने के बारे में, मतलब फाइनेंशियल डेटा तो है ही, बट कुछ उसी के उसके साथ साथ मतलब पैरेलली चलेंगे कुछ इंटरेस्टिंग एरिया। तो चलिए मैं आपको एक एक करके बताता हूँ, धीरे धीरे ही जाऊँगा, डोंट वरी। जनरल ऑब्जर्वेशन बोल के एक कॉन्सेप्ट होता है, चेकलिस्ट के अंदर ही आता है, चेकलिस्ट डिटेल्स बाद में शेयर करता हूँ, बट ये एक मेथड है कि आप किसी भी स्टॉक को चूज करने से पहले आपके अंदर क्या क्या कॉन्सेप्ट होना चाहिए। एक, आपके अंदर जनरल ऑब्जर्वेशन पावर होना चाहिए, स्टॉक स्क्रीनर से हो सकता है, मैक्रो ट्रेंड देखना पड़ेगा, सेक्टरल ट्रेंड देखना पड़ेगा, स्पेशल सिचुएशन देखना पड़ेगा, सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस देखना पड़ेगा, एंड द मोड भी देखना पड़ेगा, ठीक है। मोड आई विल डिस्कस कि व्हाट इज मोड, एंड देन कम्स द ड्यू डिलीजेंस। उसके बाद आपको समझ में आएगा कि एक्चुअली क्या ड्यू डिलीजेंस काम कर रहा है।
ठीक है। एक्चुअली किस तरह से ड्यू डिलिजेंस बेसिकली मतलब वही है कि किसी भी स्टॉक को चूज करने से पहले उसको प्रॉपर वे में ऑडिट करना, उसको चेक करना, उसमें इन्वेस्टिगेट करना, दैट इज ऑल अबाउट ड्यू डिलिजेंस। तो ठीक है, चलिए मैं आपको एक एक करके ही आगे बढ़ता हूँ, जिसमें आपको पूरा फंडामेंटल कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाए, और फिर ना पीएल बैलेंस शीट को समझने का और मतलब ज़्यादा इच्छा बढ़ जाएगा, मैं इतना आपको ज़रूर बता सकता हूँ। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जनरल ऑब्जर्वेशन में क्या बात करना चाहिए। दिस मे साउंड रूडिमेंट्री बट बिलीव मी दिस इज वन ऑफ द बेस्ट वेज टू डेवलप ए स्टॉक आइडिया। सीरियसली मैं बहुत मानता हूँ। ऑल यू नीड टू डू इज टू कीप योर आईज एंड ईयर्स ओपन एंड ऑब्जर्व द इकोनॉमिक एक्टिविटी अराउंड यू। आप जहाँ पर भी हो, जिस भी सिटी में हो, आपके जो भी कंट्री हो, जो भी स्टेट हो, आप देखो कि क्या इकोनॉमिक एक्टिविटी आपके सिटी में, आपके शहर में, आपके गांव में, आपके स्टेट में चल रहा है। ऑब्जर्व व्हाट पीपल आर बाइंग एंड सेलिंग, मतलब नॉर्मल प्रोडक्ट, नॉट स्टॉक, नॉर्मल प्रोडक्ट। लोग क्या खरीद रहा है, क्या बाई कर रहा है, क्या सेल कर रहा है, किस चीज़ के प्रति लोगों का ज़्यादा सेंस काम कर रहा है, किस पे कम काम कर रहा है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सी व्हाट प्रोडक्ट्स आर बीइंग कंज्यूम्ड, कौन सा लोग ज़्यादा यूज़ कर रहा है, कंज्यूम कर रहा है। कीप एन आई ऑन द नेबरहुड टू सी व्हाट पीपल आर टॉकिंग अबाउट। इनफैक्ट पीटर लिंच इज अ फेमस इन्वेस्टर्स इन यूएसए। वॉरेन बफेट जैसे है ना, वैसा ही कैटेगरी के इंसान है पीटर लिंच, वन ऑफ द फेमस इन्वेस्टर्स। म्यूचुअल फंड के लिए भी इनको बहुत माना जाता है। पीटर लिंच वन ऑफ द मोस्ट इलस्ट्रिशियस वॉल स्ट्रीट इन्वेस्टर्स, मतलब एक्चुअली न्यूयॉर्क की बात कर रहे हैं। दिस मेथड इन हिज बुक, वो भी अपनी किताब में इसके बारे में बोला है। आप पीटर लिंच का किताब खरीद के पढ़ सकते हो। वो सीरियसली, वो पीटर लिंच अगर आप गूगल में जाके जस्ट सर्च करोगे ना पीटर लिंच, आपको इतना सारा किताब शो करेगा। नाम सुने हैं क्या आप लोग पीटर लिंच का, या फिर फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं? तो जस्ट ऐसे ही पूछ रहा हूँ, क्या पीटर लिंच के बारे में इससे पहले कभी नाम सुने हैं आप लोगों में से कोई? नहीं, पहली बार सुन। पहली बार सुन रहे हैं? ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। अगर आप पीटर लिंच अमेरिकन इन्वेस्टर्स है, अभी थोड़ा सा उम्र तो ऑब्वियसली हो गया है, 77 ईयर्स, इज एन अमेरिकन इन्वेस्टर्स, म्यूचुअल फंड मैनेजर एंड philanthropist as the manager of the Magellan Fund and Fidelity Investment between 1977. Lynch averaged 29.2% annual return, consistently more than double the S&P 500 stock मार्केट इंडेक्स, एंड मेकिंग इट द बेस्ट परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड इन द वर्ल्ड। म्यूचुअल फंड से भी ज़्यादा इनकम किया था S&P 500 जो न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज बिल्ड हुआ था। स्टॉक मार्केट से ज़्यादा इनकम तो म्यूचुअल फंड से करके दिखाए थे इन्होंने 1990s के टाइम पे। तो ऑब्वियसली इट्स अ इंटरेस्टिंग पर्सन। इनके ऊपर बहुत सारा किताब भी आपको मिलेगा। जैसे हम लोग वॉरेन बफेट को जानते हैं ना, आप लोग वॉरेन बफेट के बारे में तो बहुत सुने होंगे, है ना। जैसे हम लोग वॉरेन बफेट को सुने हैं, ये स्टॉक मार्केट का राजा माना जाता है। सिमिलरली पीटर लिंच भी अपने मतलब एरिया में भी वो भी एक काफ़ी है। सॉरी मेरे नाम को सुने छो कि हेलो, सॉरी मुझे चाउट है ओके। तो जनरल ऑब्जर्वेशंस में अगर मैं थोड़ा और डिटेल्स में बात करूं, जैसे कि एक सिंपल इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है यहाँ पर। पर्सनली आई हैव यूज दिस मेथड टू पिक सम ऑफ माई इन्वेस्टमेंट पीवीआर सिनेमाज लिमिटेड। ऑथर बता रहे हैं, बिकॉज आई नोटिस पीवीआर मल्टीप्लेक्सेस मशरूमिंग इन द सिटी, Cummins India Limited, because I noticed most of the buildings had a Cummins diesel generator in their premises। मतलब ये एक जनरेटर कंपनी है, ठीक है। एंड इन्फो एज लिमिटेड, कल ही बात हो रहा था बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट के क्लास में। इन्फो एज इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग कंपनी, Naukri.com इनके हाथ में है, और ये स्टॉक काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है लास्ट कुछ सालों से, विच इज़ प्रोबेबली द मोस्ट प्रेफर्ड जॉब पोर्टल। तो पीवीआर सिनेमास चूज करने के पीछे जनरल ऑब्जर्वेशन काम कर सकता है, इन्फो एज के पीछे भी जनरल ऑब्जर्वेशन काम कर सकता है। मतलब जब भी कोई भी चीज़ आप जनरल लेवल में आप चेक करते हैं, तो आप उसके बेसिस पे अपना स्टॉक चूज कर सकते हैं। क्या ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है, जनरल ऑब्जर्वेशन का कॉन्सेप्ट? हेलो, रोशनी বোঝা যাচ্ছে? বল। क्या मेरा आवाज आ रहा है? आज तो ज़्यादा ही दिक्कत लग रहा है। शंकर जी साउंड আসছে? हाँ आ रहा है। Okay. Now there is another concept, stock screener। stock screener में क्या है? A stock screener helps to screen for stocks based on the parameters you define, and therefore helps investors perform quality stock analysis। For example, you can use a stock screener to identify stock that have a ROE of 25%। This is a fundamental concept कि जिसका रिटर्न ऑन इक्विटी 25% है, along with प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन जिसका 20% है।
तो ये तो आप चेक कर ही सकते हैं कि जिसका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 20% है, जिसका रिटर्न ऑन इक्विटी 25% है। स्टॉक स्क्रीनर इज वेरी हेल्पफुल टूल व्हेन यू वांट टू शॉर्टलिस्ट ए हैंडफुल ऑफ इन्वेस्टमेंट आइडियाज फ्रॉम ए बिग बास्केट ऑफ स्टॉक्स। मतलब बहुत सारा स्टॉक है, हम लोगों को पता है कि 5,000 7,000 कंपनीज है मार्केट में। इनमें से बेस स्टॉक को चूज करने के लिए थोड़ा तो मेहनत करना पड़ेगा, है ना। जो 20-25% वाला रिटर्न देता है उसको फाइंड आउट करने में थोड़ा तो ज़्यादा मेहनत करना ही पड़ेगा। तो एग्जैक्टली स्टॉक स्क्रीनर वही काम करता है। स्टॉक स्क्रीनर का बेसिकली एरिया क्या है, जैसे कि आप लोग स्टॉक स्क्रीनर के लिए ना गूगल फाइनेंस यूज़ कर सकते हैं। screener.in बोल के भी ना एक कंपनी है, ठीक है। एक है आपका गूगल फाइनेंस, जैसे कि ये जो मैं अभी चेक कर रहा हूँ ना, ये गूगल फाइनेंस से ही कर रहा हूँ। ये जो है ना, ये गूगल फाइनेंस ही है। आप यहाँ पर भी ना स्टॉक का डिटेल्स वगैरह ना यहाँ से भी आपको मिल जाएगा। ये देखिए पी रेशियो, डिविडेंड यील्ड, ये सब बात करेंगे एक एक करके जब भी हम लोग एसेट बैलेंस शीट रेशियो कैश फ्लो के बात करेंगे ना, ठीक है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं ये अदानी ग्रीन, मोस्ट प्रोबेबली अदानी पोर्ट, अदानी पोर्ट का डिटेल्स जस्ट लुक हियर। सब बहुत ही इजी एक एरिया है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मनी कंट्रोल से ज़्यादा अच्छा लगता है। मनी कंट्रोल में इतना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होते हैं ना, खो जाते हैं। तो मुझे ना गूगल बड़ा पसंद है, बिकॉज शॉर्ट में बहुत सारा चीज़ें हम लोग इजीली रिसर्च कर सकते हैं। जैसे अदानी पोर्ट 733.55 करेंट मार्केट प्राइस है, ठीक है। तो इसका अगर आप की स्टैटिस्टिक्स देख लें यहाँ पर, ठीक है, जो प्राइमरीली नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जो है उसमें लिस्टेड है। डिविडेंड यील्ड इसका 0.45 है, प्राइस अर्निंग रेशियो 36.87 है, मार्केट कैपिटल करीब 1.50 ट्रिलियन का है। ईयर चेंज इतना का ईयर चेंज रेंज दिख रहा है। प्रीवियस क्लोज 702 है, ठीक है। इस तरह से ये फंडामेंटल डिटेल्स है, मैं डिस्कस करूंगा ये सब धीरे धीरे, ठीक है। करेंटली इसका सीईओ है करण अदानी, फाउंडेड अप्रैल 26 2016, हेडक्वार्टर्स इंडिया, वेबसाइट तो पता ही चल रहा है, ठीक है। यहाँ पर अगर आप और जाए, यहाँ पर रेवेन्यू, नेट इनकम, अर्निंग पर शेयर, नेट प्रॉफिट मार्जिन, ये देखिए नेट प्रॉफिट मार्जिन, ऑपरेटिंग इनकम, आपको सारा का सारा डिटेल्स मिलता है। आज बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। हाँ प्रिया बोलो, तब से तो मुश्किल ही हो रहा है लग रहा है तुम्हें। हेलो। हाँ सर। बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है आज। ठीक है, अभी अभी ठीक है थोड़ा सा। हेलो। सर अभी ठीक है। ओके, देखो क्या होता है, नहीं तो बाद में रिकॉर्ड शेयर कर दूंगा, कर लेना, ठीक है। हाँ सर। मुझे समझ में आ रहा है, मिस हो रहा है बीच बीच में, ठीक है। वो टेम्पो छूट जाता है, ये खराब हो जाता है, ठीक है। देखिए बेसिकली मैं अभी सेकेंड पॉइंट में बात कर रहा हूँ, इससे पहले मैं जनरल बात कर रहा था कि जनरल ऑब्जर्वेशंस में स्टॉक कैसे पिक किया जाता है, ओके। एंड सेकेंड पॉइंट में बात कर रहा हूँ स्टॉक स्क्रीनर, जैसे कि गूगल फाइनेंस या फिर screener.com बोल के भी एक कंपनी है, screener.in, ठीक है। ये भी आप गूगल में चेक करके आपको मिल सकता है, मे भी आप लोगों में से किसी किसी को पता भी है। screener.in, यहाँ पर भी जाके ना आप स्टॉक को चेक कर सकते हैं। क्या मैं आपको चेक करके दिखाऊं? शंकर जी कभी चेक किए हैं क्या screener.in में? हाँ या एक बार चेक किया था। चेक किया थे? कैसा है ये वाला वेबसाइट? बेटर है, इंफॉर्मेटिव है। इंफॉर्मेटिव है। तो इस तरह का मतलब वेबसाइट हम लोग इजीली चेक कर सकते हैं, ठीक है। आप किसी भी कंपनी के बारे में जाके चेक कर सकते हैं। गुड, जैसे मुझे गूगल फाइनेंस बहुत अच्छा लगता है, जैसे जहाँ पर मैं चेक कर रहा हूँ, मतलब इजीली बहुत सारा चीज़ें बड़ा इजीली मिल जाता है। ठीक है, ये सब तो एक एरिया है, धीरे धीरे आप लोग जितना मार्केट में रहेंगे ना वो समझ आ जाएगा। तो बेसिकली स्टॉक को पिक करने के लिए आपको बेसिक क्या क्या चीज़ें चाहिए? फर्स्ट थिंग चाहिए आपको जनरल ऑब्जर्वेशन, जैसे कि पीवीआर, मतलब मार्केट को जस्ट देखना होता है कि मार्केट में क्या चल रहा है। जैसे कि अगर पीवीआर सिनेमास चारों तरफ दिख रहा है ना, जैसे कि यहाँ पर हम लोगों ने बहुत इजी एक कॉन्सेप्ट लाए थे कि अगर पीवीआर सिनेमास चारों तरफ देख रहे हैं, एक आम आदमी की तरह सोचिए, मैं आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट की तरह सोचने को नहीं बोल रहा हूँ। मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूँ कि अभी देखिए हर कोई तो चार्टर्ड अकाउंटेंट या सीएफए मतलब चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट ऐसे तो नहीं होंगे ना। मैक्सिमम तो नॉर्मल इंसान भी होंगे, लेमैन भी हो सकते हैं, उनका फील्ड अलग हो सकता है। कोई फाइनेंस में है, सॉरी कोई मार्केटिंग में है, कोई हेल्थ सेक्टर्स में है, तो डिफरेंट फील्ड के इंसान हो सकते हैं। जरूरी नहीं कि हर किसी को फाइनेंस का एकदम टॉप क्लास नॉलेज हो। तो फिर वो बंदा भी कुछ ऐसा तरीका अपना सकता है जिसमें जैसे कि पीवीआर सिनेमास अगर चारों तरफ दिख रहा है, आप उसके ऊपर एक सोच सकते हैं कि भाई ये स्टॉक अच्छा हो सकता है। जैसे कि इन्फो एज के बारे में जैसे बात किया, इन्फो एज इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टॉक। इन्फो एज का अगर मैं आपको दिखाऊं, कल ही सुमित के साथ मुझे इसी के बारे में बात हो रहा था। किसी के पास है क्या इन्फो एज? शंकर जी, इन्फो एज या प्रिया किसी के पास है? नहीं मेरे पास नहीं है।
ये स्टॉक देखिए करेंटली चल रहा है 4286, 4286 एक स्टॉक का दाम करेंटली चल रहा है। ये रिसेंट ट्रेंड में अगर मैं आपको जस्ट 6 मंथ्स डेटा दिखाऊं, करीब 3,500 से करीब 3.5, यस 500 का रिटर्न दिया है 6 मंथ्स में। अगर एक साल पुराना ये 2000 में आ गया, 2000 में चल रहा था, यस एक साल में इसका जस्ट चेंज देखिए, 2000 चल रहा था अभी 4000 है। तो इन्फो एज के पास naukri.com है जो वन ऑफ द फेमस प्लेटफॉर्म है इंडिया में, ठीक है, जहां से जॉब का जो पोर्टल के लिए माना जाता है। तो दिस इज जस्ट अ जनरल ऑब्जर्वेशन को कैसे यूज करना है, इसका एक कॉन्सेप्ट में यहाँ पर बात हुआ है। फिर स्टॉक स्क्रीनर, तो आप समझ ही रहे हैं कि स्टॉक स्क्रीनर के थ्रू से हम लोग कंपनी का जो डेटा है, ठीक है, बेसिक फाइनेंशियल डेटा चेक कर सकते हैं। लेकिन पॉइंट है कि यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट है कि ये ROE, पैट, ये सब समझेंगे कैसे, उसके लिए आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट सीखना पड़ेगा, ठीक है। जैसे हम लोग सीख रहे हैं ना आजकल, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स क्या होता है, कैसे कैलकुलेट होता है, रिटर्न ऑन इक्विटी कैसे कैलकुलेट होता है। तो एक कॉमन सेंस स्टॉक को चूज करने के लिए अगर किसी कंपनी का पैट 20% है मार्जिन, या रिटर्न ऑन इक्विटी 25% है, तो आप इजीली इतना सारा स्टॉक में से उसको सोच सकते हैं कि हाँ कंपनी अच्छा जा रहा है। ये एक तरीका है समझने का, बेसिक तरीका बता रहा हूँ, एकदम सिंपल बेसिक एरिया बात कर रहे हैं। थर्ड पॉइंट क्या है, मैक्रो ट्रेंड। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट। व्हाट इज मैक्रो ट्रेंड? मार्केट में मैक्रो ट्रेंड क्या चल रहा है? मैक्रो इन द सेंस मैक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। इकोनॉमिक्स दो कॉन्सेप्ट में बना हुआ है, वन इज माइक्रो, अनदर इज मैक्रो। आई थिंक आप लोग पता है माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है ना, इंडिविजुअल मैटर पे बात करता है, और मैक्रो इकोनॉमिक्स ना एग्रीगेट पे बात करता है। सिंपल, अगर मैं आप लोगों के सामने एक सिंपल सवाल करता हूँ, देखते हैं कि किसको क्या लगता है, मतलब इट्स जस्ट मेरा एक नॉर्मल रिसर्च है कि अगर मैं आपके सामने बात करूं कि फेसबुक बंद हो रहा है या फिर फेसबुक लॉग आउट हो रहा है, ठीक है, तो फिर आपको क्या लगता है, ये माइक्रो इकोनॉमिक्स में बात कर रहा हूँ फिर मैक्रो इकोनॉमिक्स में बात कर रहा हूँ? जस्ट पूछ रहा हूँ मैं, सिंपल। फेसबुक बंद हो जाना या फिर फेसबुक लॉग आउट हो जा रहा है, तो फिर इसमें अगर मैं बात कर रहा हूँ कि फेसबुक लॉग आउट हो रहा है, तो फिर इसमें क्या है, इसमें माइक्रो ट्रेंड दिख रहा है या मैक्रो ट्रेंड दिख रहा है? आई एम जस्ट आस्किंग, सिंपल। आपको जो लगता है आप बोलिए, मुझे सही गलत का बात नहीं कर रहा हूँ, बस कुछ कॉन्सेप्ट का डिस्कशन कर रहा है। हेलो, क्या मेरा मैक्रो क्वेश्चन ट्रेंड दिखता है। शंकर जी को मैक्रो ट्रेंड लग रहा है, बाकी प्रिया, रोशनी, सोरीम को क्या लगता है? माइक्रो माइक्रो ट्रेंड लगता है। माइक्रो माइक्रो ट्रेंड सभी को माइक्रो लगता है, सिर्फ शंकर जी को मैक्रो लगता है। अच्छा, जो लोग माइक्रो बोल रहे हैं उनको क्यों माइक्रो लगता है? अपना जो भी आपका एनालिसिस है आप बता सकते हो। प्रिया बोलो, माइक्रो बोल रहे हो तो फिर क्यों, इसके पीछे क्या रीजन ढूंढ रहे हो कि माइक्रो ट्रेंड? तो सर मैं माइक्रो MSCRO बोल रही हूँ। ओ मैक्रो बोल रहे हो आप? करेक्ट अच्छा, करेक्ट सर, क्योंकि सर ये तो वर्ल्ड वाइड प्रॉब्लम हो जाएगा ना। अच्छा, फेसबुक बंद होने पे वर्ल्ड वाइड प्रॉब्लम हो जाएगा। मोर देन हाँ, वन इंडिविजुअल्स है ना इसमें इन्वॉल्व, तो काफी अकाउंट्स बंद हो जाएंगे। अच्छा, मोर देन वन इंडिविजुअल्स है इसलिए काफ़ी अकाउंट बंद हो सकता है, इसलिए शंकर जी को लगता है कि ये मैक्रो इकोनॉमिक ट्रेंड बन जाएगा। देखिए दो परसेप्शन निकल के आएगा, ये नहीं बोलूँगा कि आप सही है या दूसरा कोई गलत है, ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है। मैं अगर इकोनॉमिकली बात करूँ ना इस पॉइंट पे, तो इसमें दो मैटर आ रहा है। क्वेश्चन मेरा ये था कि अगर फेसबुक जो ऑर्गेनाइजेशन है ये अगर लॉकआउट हो रहा है, तो इसमें या फिर किसी दिन कुछ कारण के लिए सस्पेंड हो रहा है, व्हाटएवर, तो दिस इज माइक्रो और मैक्रो। तो आप लोगों का कहना है मैक्रो, सभी का कहना है, बट मुझे कहीं ना कहीं इसमें माइक्रो ट्रेंड भी दिखता है। क्यों? मैं इसमें माइक्रो ट्रेंड भी देख सकता हूँ। माइक्रो ट्रेंड Facebook is इसलिए, हाँ बोलो। Facebook is an individual company. एग्जैक्टली मेरा भी वही कॉन्सेप्ट चल रहा था मन में, फेसबुक एक इंडिविजुअल कंपनी है। अगर यहाँ पर बात होता कि सोशल साइट्स बंद हो रहा है, मतलब सोशल नेटवर्किंग जो भी कंपनीज है सारा का सारा वर्ल्ड में मैक्सिमम, ठीक है, जैसे कि फेसबुक, इंस्टा, जो भी है, ट्विटर, ठीक है, सोशल साइट से बैन किया जा रहा है किसी कंट्री में, समथिंग लाइक दैट, ठीक है। तो इन दैट केस मैं उसको मैक्रो ट्रेंड में ज़्यादा मानता, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि फेसबुक बंद होना मैक्रो ट्रेंड नहीं हो सकता, बिकॉज जैसे कि
इम्पैक्ट बहुत बड़ा हो सकता है जस्ट बिकॉज ये फेसबुक है। अगर ये फेसबुक की जगह कोई अननोन कंपनी होता तो शायद हम लोग मैक्रो वाला बात नहीं करते, है ना? क्या मैं सही बोल रहा हूँ? अगर ये फेसबुक की जगह कोई नॉर्मल भूत बुक बोल के कोई कंपनी आ जाता है, ऐसे एक मूवी में सुना था भूत बुक, किसी ने नाम नहीं सुना तो अचानक से हाँ था, कुछ सब्सक्राइबर था, कुछ लॉगिन था इसमें, बट भूत बुक अचानक बंद हो गया। तो क्या ये मैक्रो ट्रेंड हो सकता है? एकदम नहीं, एकदम चुपचाप माइक्रो ट्रेंड है, बिकॉज इसमें सिंपल एक इंडिविजुअल कंपनी के बारे में बात हो रहा है। तो एक एंगल से देखा जाए तो फेसबुक एक माइक्रो ट्रेंड नॉर्मली अगर बताया जाए ना, एक इंडिविजुअल कंपनी है तो फिर माइक्रो है, बट जब सोशल साइट की पर बात आ जाए ना तब ऑब्वियसली वो मैक्रो ट्रेंड में काम करेगा। आप लोग मेरा बात समझ पा रहे हैं ना? मैं सही गलत पे बात नहीं कर रहा हूँ कि नहीं ये सही है ये गलत है, इट्स जस्ट अ ट्रेंड के बारे में बात कर रहा हूँ। ऑब्वियसली फेसबुक का इम्पैक्ट बहुत जोर होता है, लेकिन कॉन्सेप्ट है ये है कि जब इंडिविजुअल पे बात हो तो तब नॉर्मली उसको माइक्रो इकोनॉमिक्स के साथ ज़्यादा कनेक्टेड किया जाता है। और जब जैसे सिंपल अगर मैं सिंपल बात करूं कि मैगी का दाम बढ़ रहा है, मैगी प्राइस गोज अप, और मैं एक जगह में बात कर रहा हूं कि नूडल्स प्राइस गोज अप। अब बताइए कि माइक्रो क्या है और मैक्रो क्या है? मुझे तो ये लगता है कि ये माइक्रो है। मैगी इज माइक्रो, नूडल्स इज मैक्रो। नूडल्स इज मैक्रो। तो एक्चुअली स्टॉक मार्केट में भी ना हम लोगों को ये सब चीज़ें ध्यान रखना होता है कि माइक्रो ट्रेंड मैक्रो ट्रेंड, ठीक है? तो तब आपको समझना पड़ेगा कि कौन सा ट्रेंड किस तरफ काम कर रहा है, ठीक है? मतलब ओवरऑल इम्पैक्ट डालने वाला कोई कुछ काम हो रहा है या फिर कंपनी के इंडिविजुअल लेवल पे कॉन्सेप्ट में कुछ प्रॉब्लम है। अगर कंपनी के इंडिविजुअल लेवल पे है और जिसका असर बाकी लोगों पे मतलब ओवरऑल इकोनॉमी में उतना नहीं आएगा, इंटरनल प्रॉब्लम है, तब माइक्रो ट्रेंड है, तब उस पर आपका एक एनालिसिस बनेगा। बट जब ओवरऑल, ठीक है, जैसे मैं नूडल्स पे बात किया, सोशल साइट्स पे बात किया, अगर ओवरऑल इम्पैक्ट है तो अगर आपके पास सोशल साइट्स का स्टॉक है तो फिर आपको उसके बारे में कुछ सोचना चाहिए। आई थिंक आपको थोड़ा अभी समझ में आ रहा है कि माइक्रो ट्रेंड एंड मैक्रो ट्रेंड में फर्क होना या फिर आपके माइंड में उसका फर्क को क्लैरिफिकेशन रहना कितना इंपॉर्टेंट है, ठीक है? तो चलिए देखते हैं कि और क्या स्टोरी यहाँ से निकल के आ सकता है। Keeping a general tab on the macroeconomic trend is a great way of identifying good stock. Here is an illustration of the same. As of the today, there is a great push of infrastructure projects in India. Obviously, ये 2015-16 around इस notes को लिखा जा रहा था. An obvious beneficiary of this push should be the cement companies. Obviously, अगर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगा, अगेन सीमेंट पे फिर से पुश आने का बात है। आई थिंक ये कोरोना का चक्कर थोड़ा सा ठीक ठाक इधर उधर हो जाए, मुझे लगता है इंफ्रास्ट्रक्चर पुश तो बहुत है, बहुत ज़्यादा है। तो सीमेंट कंपनीज ऑब्वियसली जब इंफ्रास्ट्रक्चर पुश होगा तो सीमेंट कंपनीज तो ऑपरेटिंग ज़्यादा करेगा ना, सही ना? हेलो, क्या बात सही है ना? इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ सीमेंट कंपनीज का बड़ा कनेक्शन है, ये सर नो? हाँ राइट राइट। राइट। तो जब भी इंफ्रास्ट्रक्चर, तो इसलिए गवर्नमेंट कब क्या डिसाइड कर रहा है, मतलब चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, ऑब्वियसली मोदी जी क्या कहता है, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट क्या बोल रहा है, उस पर ध्यान ज़्यादा होना ज़रूरी है। लेकिन स्टेट गवर्नमेंट, मतलब नॉट ओनली वेस्ट बंगाल, जितना भी स्टेट्स है हमारा, 28 स्टेट्स एंड 9 यूनियन टेरिटरीज, ठीक है? ये कश्मीर अलग होने के बाद थोड़ा हिसाब बदल गया है मतलब 370 हटाने के बाद। तो आई वुड लाइक लुक थ्रू ऑल द सीमेंट कंपनीज। तो जब भी आप सीमेंट, मतलब जब भी आप इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में कुछ हो रहा है, आप सीमेंट कंपनीज पे जाइए एंड अप्लाई द चेकलिस्ट टू आइडेंटिफाई व्हिच अमंगस्ट ऑल द सीमेंट कंपनीज आर वेल पोजीशन टू लिवरेज दिस मैक्रो ट्रेंड। मतलब किसका मार्केट में क्या ज़्यादा बोलबाला जा रहा है, इसमें आप मैक्रो ट्रेंड जरूर चेक कीजिए। तो इस तरह से हमेशा आप अपने आप को ना गो अहेड रख पाएंगे, अपने कम मतलब अपना इन्वेस्टमेंट डिसीजंस को टॉप क्लास कर पाएंगे। तो ये थर्ड पॉइंट मुझे बहुत मतलब सीरियसली आई एम वेरी फैन ऑफ दिस पॉइंट, मैक्रो ट्रेंड के साथ कनेक्टेड होना। सबको समझ में आ रहा है? प्रिया, मैक्रो ट्रेंड समझ में आया आपको? रोशनी बोलो। है दादा। ओके सर, ठीक है। तो फिर 3 पॉइंट हम लोग ऑलरेडी डिस्कस किए। फर्स्ट थिंग, स्टॉक चूज करने का तरीका, जनरल ऑब्जर्वेशंस, स्टॉक स्क्रीनर, मैक्रो ट्रेंड। नाउ सेक्टरल ट्रेंड्स, ऑब्वियसली कुछ मिनट पहले हम लोग सेक्टर वाइज बात भी कर रहे थे। दिस इज अ सेक्टर स्पेसिफिक, वन नीड्स टू ट्रैक सेक्टर्स टू आइडेंटिफाई इमर्जिंग ट्रेंड्स एंड कंपनीज within the sectors that can benefit from it.
फॉर एग्जाम्पल द नॉन अल्कोहलिक बेवरेज मार्केट, मतलब जिसमें अल्कोहल नहीं होता है, इज अ वेरी ट्रेडिशनल सेक्टर. मेनली 3 kinds of products are sold and they are coffee, tea and packaged water, है ना. Hence the most of the companies manufacture and sell just these 3 products. However, there is a slight shift in the consumer taste these days. The market for energy drink is opening up and it seems to be promising. Hence the investors may want to check for companies with the sector that is best positioned to leverage this change and adapt to it. तो सेक्टरल ट्रेंड के साथ भी हमें देखना पड़ेगा कि जैसे हम यहाँ पर बेवरेज मार्केट में दिखा जा रहा था, जैसे कि अगर मैं पेप्सी कोक के बारे में बात करूं, एक कंपनी है वरुण बेवरेज बोल के, नाम सुने आप लोग? वरुण बेवरेज, ये मोस्ट प्रोबेबली पेप्सी का या कोको कोला किसी एक का होगा, मुझे याद नहीं रहता हमेशा. वरुण बेवरेज, एक सेकेंड, किसी को नाम पता है ये वरुण बेवरेज जिसका नाम मैं ले रहा हूँ? ये पेप्सी का पूरा भारत में उसका सप्लायर है, स्टॉक भी है इसका. ये क्या पता था आप लोगों को ये वरुण बेवरेज के बारे में? मैं जस्ट पूछ रहा हूँ. हेलो, किसी को आइडिया था इस कंपनी के बारे में? बोलिए ना. नहीं, नो आइडिया. देखिए सर, that manufacture bottles and distribute beverage. It is the second largest bottling company of PepsiCo's beverage in the world outside the United States. The company was incorporated in 1995 as a subsidiary of RJ Corporation and named after founder Ravi Jaipuria's son. ठीक है, तो this is how a Varun beverage actually built. ठीक है, तो इसका अगर आप स्टॉक का देखें 1010 के आसपास चल रहा है. अगर आप 6 मंथ्स पुराना डेटा भी देखें, जस्ट देखिए इसका बिजनेस पे बूस्ट हुआ है. 700 का था स्टॉक, 700 से 1010 में मूव किया है. मुझे अचानक याद आया, ऐसे तो देखिए बहुत सारा कंपनीज है, हमेशा सबके बारे में याद रखना भी मुश्किल हो जाता है, बट सीरियसली तो ये क्यों अचानक से 700 से 1010 हुआ? ये तो एक तो रीज़न है कि बिजनेस कोरोना के कारण जिस तरह से डाउन हुआ था, उसके बाद फिर से बिजनेस प्री कोविड सिचुएशंस के जैसा फिर से हो रहा है. तो ये एक वन ऑफ द रीजंस है. अगर आप 5 साल पुराना डेटा भी देखें ना, स्टॉक करीब 5 ईयर बैक स्टॉक करीब इसका 250 के सामने आसपास था. 250 से स्टॉक देखिए. और आप एक चीज़ ख्याल कीजिए कि वर्ल्ड का सेकेंड सबसे बड़ा पेप्सिको का बेवरेज कंपनी है, बॉटलिंग करते हैं, बेवरेज सप्लाई करते, डिस्ट्रीब्यूट करते वर्ल्ड वाइड, यूनाइटेड स्टेट्स के बाहर. तो ऑब्वियसली कुछ तो बात है वरुण बेवरेज पे. फंडामेंटल लेवल में एनालाइज कभी कर सकते हैं आप लोग, ठीक है, जब आप लोग बैलेंस शीट पीएल सब देखना सब पूरा का पूरा सीख जाएंगे, पीएल, बैलेंस शीट, कैश फ्लो, जिसके बारे में हम लोग हमेशा बात करते रहते हैं, रेशियो एनालिसिस. बट इस तरह का कॉन्सेप्ट जिस पे हम लोग ज़रूर दिमाग लगा सकते हैं सेक्टरल ट्रेंड्स पे. ठीक है, जैसे यहाँ पर एनर्जी ड्रिंक पे बात हो रहा था, कॉफ़ी, टी या पैकेज्ड वाटर या सॉफ्ट ड्रिंक्स में बात हो रहा था. ठीक है, तो इस तरह से आप इस तरह का कंपनीज को भी देख सकते हैं जो नॉन अल्कोहलिक सेक्टर्स में कंपनीज है. तो वरुण बेवरेज का कौन कौन कॉम्पिटिटर्स है आप उसको भी चेक कर सकते हैं आराम से स्क्रीन में जाके या फिर गूगल फाइनेंस में जाके. ओके, स्पेशल सिचुएशंस पे थोड़ा बात कर ले. देयर इज अ स्लाइटली कॉम्प्लिकेटेड वे ऑफ जनरेटिंग स्टॉक आइडिया. प्लीज थोड़ा देखिए इसको. स्पेशल सिचुएशंस, ये थोड़ा सा ना गजब वे है. शंकर जी, रोशनी देखिए, सोहरीम. Complicated way of generating stock idea. One has to follow company related news, company events. Obviously आपको company related news चाहिए, आपको company का events के बारे में पता होना चाहिए, आपको generate करना चाहिए idea based on special situations. One example that I distinctly remember what was Cox and Kings. You may know that Cox and Kings is one of the largest and the oldest tour operator in India. जानते हैं आप लोग इसके बारे में? मैं इसका ऑफिस देखा है कलकत्ता में. कॉक्स एंड किंग्स ये टूर ऑपरेटर है, ट्रैवल एंड टूरिज्म कंपनी है बेसिकली. इन लेट 2013 द कंपनी अनाउंस्ड इंक्लूजन ऑफ मिस्टर के की मिस्त्री फ्रॉम एचडीएफसी बैंक. ठीक है, टू इट्स एडवाइजरी बोर्ड. तो एचडीएफसी बैंक से कोई एक फेमस मतलब मैनेजमेंट का कोई कॉक्स एंड किंग्स कंपनी में इसका शेयर है मार्केट में, कॉक्स एंड कंपनी में आना चाहता है, मतलब वो इंक्लूड होना चाहता है. अब कॉर्पोरेट इंडिया हैज एन इमेंस रेस्पेक्ट फॉर हिम बिकॉज के मिस्त्री का काफ़ी मतलब रेस्पेक्ट है कॉर्पोरेट लेवल में. एंड ही इज़ नोन टू बी अ वेरी ट्रांसपेरेंट एंड एफिशिएंट बिजनेस पर्सनल. बहुत ट्रांसपेरेंट है, डुप्लीकेसी का एकदम नाम कभी इनके ऊपर आया नहीं है
और बड़ा एफिशिएंट बिजनेस पर्सन प्रोफेशनल्स है. A colleague of mine was convicted that Cox and King would benefit significantly with Mr. K.K. Mistry on its board. This alone acted as a primary trigger for my colleague to investigate the stock further. Upon further research, my colleague happily invested in Cox and Kings Limited. Good for my him as I write this. He is sitting at 200% gain. मतलब ये एक्चुअली ऑथर बता रहे हैं ऐसा हुआ है कि जब ये एक्चुअल चेंज हुआ था कॉक्स एंड किंग्स में, तो उस टाइम पे देखा गया था कि सीरियसली कॉक्स एंड किंग्स ने क्या गेन किया है, हम लोग थोड़ा देख लेते हैं. तब एक बोर्ड में किसी फेमस इंसान का आना भी स्टॉक के लिए बड़ा इंटरेस्टिंग है. आज के डेट में कॉक्स एंड किंग्स का हालत बहुत खराब है. आज के डेट में इसका हालत बहुत खराब है बिकॉज रिसेंट ट्रेड में कुछ तो हुआ है इसके साथ. अब इसका फंडामेंटल देखना पड़ेगा. लेकिन अगर हम लोग थोड़ा मैक्सिमम हालत देखें, आप देखिए कॉक्स एंड किंग्स रिसेंट ट्रेंड में इसका फंडामेंटल चेक करना पड़ेगा सभी को. ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पर कि कंपनी हाईएस्ट लेवल में मोस्ट प्रोबेबली 300 में कभी रीच किया था. 2016 15-16 अराउंड 300 में रीच किया था. एंड आफ्टर दैट अगर आप देखें यहाँ पर 2014 में कंपनी करीब 100 में था. तो ऑब्वियसली आई थिंक ऑथर इसी के बारे में बात कर रहा है कि जब कंपनी का स्टॉक 100 में था और वो 300 में रीच किया था, तो ऑब्वियसली 200% के आसपास का रिटर्न दिया था कंपनी. फिर कंपनी में अप डाउन हुआ एंड फिर कॉक्स एंड किंग्स का शेयर एकदम नीचे आ गया. अब इसका फंडामेंटल चेक करना पड़ेगा कि क्या सिचुएशन है. आई थिंक कुछ तो प्रॉफिट का कॉन्सेप्ट हुआ है, इसका रेवेन्यू में कुछ लॉस का हालत है. यस, जो मैं सोच रहा था वही है. देखिए आप, इसका रेवेन्यू तो 50 मिलियन का है, बट नेट इनकम करीब 1.86 बिलियन का इसका नेट इनकम, मतलब नेगेटिव हालत है. ठीक है, परसेंटेज रेवेन्यू नेगेटिव, नेट इनकम नेगेटिव, मतलब लॉस. ईपीएस अर्निंग पर शेयर में 10 रुपीज़ 54 पैसा पर शेयर में लॉस दे रहा है. नेट प्रॉफिट मार्जिन भी काफ़ी नेगेटिव में चला गया. ऑपरेटिंग इनकम का हालत भी बहुत ख़राब है. कैश ऑन हैंड 266.6 मिलियन का है, वो भी धीरे धीरे लो हो रहा है. आई थिंक इसका डिटेल्स मैंने कभी चेक नहीं किया, डिटेल्स में करना पड़ेगा. अगर आप लोगों भी इंटरेस्टेड हो तो प्लीज़ चेक करो इसके बारे में कि ऐसा क्या हो गया कंपनी का कि लास्ट 4 2019 में भी प्रॉफिट था. आई थिंक कुछ लोन का इश्यूज़ है. आई थिंक इसका डिटेल्स चेक करने से पता चल जाएगा. कुछ तो लॉस का इश्यूज़ है कि 2016 तक कंपनी अच्छा परफॉर्म किया था, उसके बाद कंपनी एकदम धीरे धीरे नीचे गिर गया. तो आप समझ पा रहे हैं ना कि एक दिन जो बिजनेस किया था, एक दिन वो हो सकता है कि बिजनेस कर नहीं पा रहा है. अब देखिए, जो लोग स्टॉक मार्केट को अंदर से नहीं समझेंगे वो तो समझ में, मतलब वो तो हवा में गुम हो जाएगा. क्या आप लोगों ने कुछ देखा कॉक्स एंड किंग्स को? मैं तो अचानक से डिस्कवर किया क्लास में अभी बोलते बोलते. मुझे पहले से इतना पता नहीं था क्योंकि मैंने रिसर्च नहीं किया था कॉक्स एंड किंग्स पे. हेलो, कुछ दिखाई दिया आप लोगों को? हेलो, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बोलिएगा. कॉक्स एंड किंग्स तो अभी लिक्विडेशन पे चला गया ना ऑलरेडी. हाँ, ऑलमोस्ट मैं भी वही सुना था, बट बहुत दिन मैंने कुछ रिसर्च नहीं किया. मतलब इस तरह का, मतलब एक टाइम पे बिजनेस इतना टॉप में था बट अचानक बिजनेस पे कुछ नहीं है. अब कोई अगर पागल सोचेगा कि भाई स्टॉक खरीद लेते हैं तो वो तो मरेगा ना. लेकिन यहाँ पर अच्छा गेन दिया था. 2013 के आसपास का डेटा मैंने आपको शेयर किया. 100 से 300 में जो पहुंचा था, उसके पीछे ऑब्वियसली बिजनेस कुछ अच्छा किया था. और आई थिंक वही वो बोर्ड में चेंजेस का जो बात हुआ था उसके कारण मार्केट गेन दिया था. बट उसके बाद बिजनेस में एज सच कुछ रहा नहीं, तो धीरे धीरे गेन भी खत्म हो गया. अब जो समझेगा कि भाई ये सही टाइम है, सेल करके निकल जाओ, वो सही टाइम है. और जो नहीं समझ पाएगा उसको दिक्कत है. तो इसको इसीलिए फंडामेंटल एनालिसिस इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है. तो फिर फिफ्थ पॉइंट आई थिंक आपको समझ में आ गया, स्पेशल सिचुएशंस. ठीक है, ये एक स्पेशल सिचुएशन था जो कॉक्स एंड किंग्स का स्टोरी, मतलब हिस्ट्री भी बोल सकते हो आप, हिस्ट्री आप लोगों को समझ में भी आ रहा है. नाउ 6 पॉइंट, सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस, अनदर एरिया, सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस. ये भी मुझे बहुत पसंद है, ये वाला कॉन्सेप्ट भी. दिस इज वेयर यू लिवरेज योर प्रोफेशनल स्किल्स. मतलब देखिए, हम लोग हर कोई ना हर किसी चीज़ में स्पेशल है. हर ऐसा तो कभी नहीं बोल सकते. जैसे कि मैं जितना समझता हूँ, जैसे मेरा फील्ड टीचिंग है, तो मैं टीचिंग समझता हूँ, फाइनेंस के बारे में नॉलेज रखता हूँ, कॉमर्शियल जो भी मैटर होता है अंडरस्टैंड कर सकता हूँ, मार्केटिंग के बारे में भी थोड़ा बहुत समझ रखता हूँ. ऑब्वियसली शंकर जी ज़्यादा समझते हैं मेरे से. तो कॉन्सेप्ट है कि सबका अलग अलग स्किल सेटअप होता है. कोई मार्केटिंग में अच्छा होता है, कोई फाइनेंस में अच्छे होते हैं, कोई मेडिकल सेक्टर्स में अच्छे होते हैं.
सबका अपना अपना प्रेफरेबल स्किल है, प्रोफेशनल स्किल्स है। तो अब स्टॉक को आइडेंटिफाई करने के लिए आप अपना प्रोफेशनल स्किल्स को यूज कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि मैं जो जानता हूं वही सब कुछ है, आप जो जानते हो वो कुछ नहीं। आपका स्किल भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। जिसको लगता है कि भाई मुझे स्टॉक मार्केट कुछ समझ में नहीं आता, बट एक्चुअली उसको पता ही नहीं है कि वो शायद किसी और से बेहतर जान सकता है जिसको स्टॉक मार्केट के बारे में कुछ नहीं पता। एक बार बेसिक आइडिया क्लियर हो जाए ना, उसके बाद तो कोई बात नहीं, बस आप अपना प्रोफेशनल स्किल को यूज कीजिए, जिसको बोला जा रहा है सर्कल ऑफ कंपिटेंस। सीरियसली आप किसी मैटर में बेहतर हो ही सकते हो। दिस इज हाईली रिकमेंडेड टेक्निक फॉर ए न्यू बाई इन्वेस्टर्स। मतलब अगर आप न्यू बाई इन्वेस्टर्स हो तो आपके लिए ये टेक्निक बहुत रिकमेंडेड किया जाता है मार्केट सिनारियो में, बिकॉज दिस मेथड रिक्वायर्स यू टू आइडेंटिफाई स्टॉक्स विद इन योर प्रोफेशनल डोमेन। फॉर एग्जाम्पल, if you are a medical professional, your circle of competence would be the healthcare industry. You are probably be better person to understand that industry than a stock broker or an equity research analyst. मतलब जो इक्विटी रिसर्च करते हैं, मैं आप लोगों को सिखाऊंगा, ये फंडामेंटल में इक्विटी रिसर्च के बारे में मैं ज़रूर बात करूंगा। बट कॉन्सेप्ट है कि इक्विटी रिसर्च जो लोग करते हैं, जो इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट, इसका एग्जाम भी होता है, NISM का पढ़ाई करके इक्विटी रिसर्च भी बना जाता है। बट जरूरी नहीं ना कि वो हेल्थ सेक्टर्स के बारे में या मेडिकल सेक्टर्स के बारे में ज़्यादा जाने, बिकॉज आप अगर उस फील्ड में काम करते हो तो शायद आप बेहतर जान सकते हो। तो ऑल यू नीड टू डू इज आइडेंटिफाई विच आर द लिस्टेड कंपनीज इन दिस स्पेस। मतलब हेल्थ सेक्टर्स में क्या क्या कंपनीज लिस्टेड है, मेडिकल में लाइक अगर मैं फार्मास्यूटिकल्स के बारे में बात करूं, लाइक सान फार्मास्यूटिकल्स, बहुत सारा है, मुझे सारा का सारा नाम अभी याद नहीं आ रहा है, ठीक है। एंड पिक द बेस्ट बेस्ड योर असेसमेंट। लाइकवाइज इफ यू आर अ बैंकर, यू विल बी प्रोबेबली नो मोर अबाउट बैंकिंग सेक्टर्स than others. So leverage your circle of competence to pick your investment. क्या ये वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है कि आप अपना प्रोफेशनल स्किल्स को कैसे यूज कर सकते हो? हाँ प्रिया, रोशनी, बोलो। शंकर जी समझ में आ रहा है ना ये वाला एरिया? है दादा। हाँ यस। ओके, तो इस तरह से भी ना आप अपना स्किल को यूज़ कीजिए। ज़रूरी नहीं कि हर किसी को हर एक चीज़ में नॉलेज है, तो अगर आप किसी चीज़ में नॉलेजेबल हो तो आप प्लीज़ उसको यूज़ कीजिए और स्टॉक मार्केट में आराम से अपना जो भी कॉन्सेप्ट है उसको यूज़ करके भी आप फ़ायदे में रह सकते हैं। द पॉइंट इज़ दैट trigger for investing stocks may come from any source. In fact, as and when you feel a particular stock looks interesting, just add it to your list. This list over मतलब लिस्ट में कैसे ऐड करना होता है, मतलब आपका जो स्टॉक मार्केट पोर्टफोलियो है ना, आप वहां पर जाके ना पोर्टफोलियो में ऐड मत कीजिए, तो इसके मतलब तो आपको खरीदना पड़ेगा। लिस्ट होता है, आप लिस्ट में जाके ऐड कर सकते हैं। मैं आपको शो करता हूँ, आप रुकिए एक सेकेंड, कि आप लिस्ट में जाके कैसे ऐड कर सकते हैं, मैं आपको शो करता हूँ। जिनको समझ में नहीं आ रहा है मैं उनको दिखा दे रहा हूँ। आप ऐड करके उसको ट्रैक करते रहिए, ठीक है। आप खुद से भी एक अपना डायरी भी मेंटेन कर सकते हैं, या फिर अपना जो भी ब्रोकिंग है, मैं वन ऑफ दी ब्रोकिंग साइट, मतलब मेरा जो फैमिली में किसी एक का ब्रोकिंग साइट जिसका भी मुझे भी याद आ रहा है, मैं आपको शो करता हूँ, ठीक है। एक सेकेंड। क्या आप लोगों को स्क्रीन शो हो रहा है? ये मेरा फैमिली मेंबर का में से किसी एक का प्लेटफॉर्म है, मतलब उसका ट्रेडिंग अकाउंट है। दिखाई दे रहा है आप लोगों को? है दादा। ओके, तो बस आपको क्या करना है, शंकर जी मोस्ट प्रोबेबली आप इसको यूज़ करते होंगे या रोशनी भी करते होंगे, ठीक है। ये जैसे कि इनके पोर्टफोलियो में अभी क्या है, इनके पोर्टफोलियो में इन्फोसिस है, SBI कार्ड है, डेल्टा कॉरपोरेशन है, ठीक है। SBI कार्ड, डेल्टा कॉरपोरेशन, इन्फोसिस में करीब 200% का रिटर्न है इनका 6 मंथ्स मोस्ट प्रोबेबली, एंड SBI कार्ड का करीब 30% का रिटर्न जनरेट कर रहा है। डेल्टा कॉरपोरेशन पे इनका 3.5 में 15% का नेगेटिव लॉस में है, ठीक है, दिखाई दे रहा होगा। अब से फॉर एग्जांपल मैं आपको बस अगर एक चीज़ दिखाऊं कि अगर आप ये इसको बोलते हैं स्क्रिप्ट, क्या सबको स्क्रिप्ट दिख रहा है? ये देखिए शंकर जी, स्क्रिप्ट दिख रहा है आपको? हाँ दिख रहा है। क्या इसको यूज करते हैं आप स्क्रिप्ट को? नहीं वैसे करके तो यूज नहीं किया है अभी तक। देखिए मैं आपको बताता हूँ क्या करना होता है।
आपको ना जैसे यहाँ पर ना एक एक स्क्रिप्ट में ना 50 स्टॉक्स आप ऐड कर सकते हो, मतलब 5 टोटल स्क्रिप्ट है, एक स्क्रिप्ट में टोटल 50, ठीक है। तो ऐसा करके आप एट ए टाइम में 50 इंटू 50 सॉरी 5 दैट इज 250 स्टॉक्स आप एट ए टाइम में ट्रैक कर सकते हो। ये जीरोधा का है, ठीक है। आप दूसरा कंपनी का यूज़ करते हो, लाइक प्रिया यूज़ करते हैं एंजल ब्रोकिंग का, ठीक है, जिसको जो पसंद है, कोई ये यूज़ करता है कोटक का, कोई ICICI का, ठीक है। तो आप एट ए टाइम में एक एक स्क्रिप्ट में 50 करके, तो टोटल 5 स्क्रिप्ट है, तो आप 250 स्टॉक को एट ए टाइम में ट्रैक कर सकते हो। उसके बाद आपको जो पसंद नहीं आएगा आप उसको हटा दो, ठीक है। जैसे अगर मैं यहाँ तो पर मैंने क्या किया है, एक एक स्क्रिप्ट में उसका क्या कहते हैं सब हेडिंग डाल दिया है। जैसे ऑटोमोबाइल्स, एक स्क्रिप्ट में ऑटोमोबाइल्स का डाल दिया है, तो उसमें ऑटोमोबाइल के जितने जितने शेयर्स हैं जो मैं मतलब मॉनिटर करता हूँ स्टॉक, अच्छा उसको डाला है। उसके बाद FMCG का अलग बनाया है, सीमेंट का अच्छा अलग बनाया है, इस तरीके से 5 करके अच्छा, मतलब आप सेक्टर स्पेसिफिक करके किए हैं। सेक्टर्स पे। हाँ, सेक्टर स्पेसिफिक करके। आप सेक्टर स्पेसिफिक करके किए, ठीक है, ये हाँ भी एक सिस्टम है, आप ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है, आप ऐसे भी कर सकते हो। उसमें आपका तरीका भी अच्छा तरीका है, शंकर जी का जो तरीका है ये भी एक बहुत अच्छा तरीका है। लेकिन अगर आप अपना मतलब डिफरेंट सेक्टर मिला के करना चाहते हो, जैसे मेरा थोड़ा ना डिफरेंट सेक्टर्स मिला के बना हुआ है, जैसे ये वाला जो मेरा पोर्टफोलियो है आप देख सकते हो, ये मेरा डिफरेंट सेक्टर्स वाइज बना हुआ है। तो अगर मैं चाहता हूँ कि कोई एक न्यू स्टॉक ऐड करना चाहता हूँ, तो सिंपल मैं यहाँ पर जाऊँगा। अगर मानो कि जैसे कॉक्स एंड किंग्स का हालत ऐसे बहुत ख़राब है लेकिन मैं बस ऐसे बंद हो रहा है कंपनी, मैं इसको ऐड कर दिया, ये देखो यहाँ पर मेरा ऐड हो गया है, ठीक है, यहाँ पर मेरा ऐड हो गया कॉक्स एंड किंग्स का। इसका चार्ट वगैरह मैं देख के इसको मैं ट्रैक कर सकता हूँ। ऐसे इसका जो ये चार्ट को रीड करने का भी एक तरीका है, जिसको हम लोग टेक्निकल एनालिसिस बोलते हैं, ठीक है। इसका जब मैं क्लास स्टार्ट करूँगा, मेरा आई थिंक इस मंथ से मेरा टारगेट है टेक्निकल एनालिसिस का क्लास स्टार्ट करने का, तो मैं आप लोगों को इन्फॉर्म करूँगा जैसे ये स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। इसमें कैंडल स्टिक्स को समझना होता है, अलग अलग कैंडल का अलग अलग मतलब होता है, तो उसके हिसाब से भी जो ट्रेडिंग करते हैं उनको बहुत हेल्पफुल होता है। इन्वेस्टमेंट के मामले में भी इसका हेल्प है कि किस टाइम पे स्टॉक को लेना चाहिए और किस टाइम पे स्टॉक छोड़ के निकल जाना चाहिए, ठीक है। तो ये भी एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो टेक्निकल एनालिसिस, लेकिन अभी करेंटली हम लोग जो बात कर रहे हैं ना, वो फंडामेंटल एनालिसिस पे बात कर रहे हैं, ठीक है। तो आई थिंक आप लोगों को थोड़ा कनेक्ट कर रहा है। सर्किल ऑफ कॉम्पिटेंसीज, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, ठीक है। आप अपने कॉम्पिटेंसीज को यूज़ कीजिए और स्टॉक को चूज़ करने में आप अपना दिमाग लगाइए। Okay, so leverage your circle of competence to pick your investment. The point is that the trigger for investing stock may come from any source. In fact, as and when you feel a particular stock looks interesting, just add it to your list. This list over time will be your watch list. A very important thing to note that there is that a stock may not satisfy the checklist in items at a particular time. However, as the time, जैसे जैसे time बीतता जाएगा ना, as business dynamics change, at some point it may match up to the checklist. कभी ना कभी आपके चेकलिस्ट के साथ मैच करेगा एंड उस टाइम पे आप उसको बाई कर सकते हो, ठीक है। तो अगर आपको किसी पर्टिकुलर फील्ड का स्टॉक को लेना है तो आप उसको ट्रैक कर सकते हो। अगर आपको आज ठीक लग जाए तो जस्ट ऐड करके उसको ट्रैक करते रहो, और कभी आपको स्टॉक में कुछ दिख जाए ना, कुछ उसमें पॉजिटिव कॉन्सेप्ट दिख जाए, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का कॉन्सेप्ट आ जाए, आप इन्वेस्ट कर दो। तो आपको अभी तक टोटल मैंने कितना तरीका बताया, 6 तरीका बताया, ठीक है। फर्स्ट था जनरल ऑब्जर्वेशन, सेकंड था स्टॉक स्क्रीनर, आप ध्यान देख रहे हैं ना। थर्ड है मैक्रो ट्रेंड्स, फोर्थ इज सेक्टरल ट्रेंड्स, फिफ्थ इज स्पेशल सिचुएशंस, सिक्स्थ इज सर्किल ऑफ कंपिटेंस, एंड नाउ वी विल टॉक अबाउट द मोट। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट मोट। मैं सोच रहा था कब मैं मोट में पहुंचूं, बिकॉज ये वॉरेन बफेट का एक कॉन्सेप्ट है। हेलो, सुनाई दे रहा है रोशनी? सोरिम सोरिम का आवाज नहीं आ रहा है। सोरिम, आपको है आवाज आ रहा है दादा। मेरा? ओके शंकर जी, देखिए मोट के बारे में सुनिए। मोट क्या है, ठीक है, व्हाट इज दिस मोट? After selecting a stock, one has to run the checklist to investigate the stock further. This is called the investment due diligence. Now, what is investment due diligence? The due diligence process is very critical and one has to ensure maximum attention to pay to each and every aspect of this exercise. I will shortly present a checklist that I think is reasonable, but before that we need to talk about the mode. Yes, checklist तो बात होगा, but before that एक बार मोड के बारे में बात हो जाए। मोड का मतलब है इकोनॉमिक मोड। हमारे लिए ये इकोनॉमिक मोड है। एक्चुअली ये इकोनॉमिक मोड का मतलब क्या है वो भी हम धीरे धीरे बताते हैं आपको।
is a term that was popularized by Warren Buffett. Okay, the term simply refers to the company's competitive advantage. मतलब आप जिस कंपनी के बारे में सोच रहे हैं ना, लाइक अदानी पोर्ट, लाइक अदानी ग्रीन, टाटा मोटर्स, ठीक है, आइचर मोटर, देयर आर लॉट्स ऑफ कंपनीज, ठीक है। तो आप जिस कंपनी के बारे में सोच रहे हैं उसका अपने कंपटीटर से क्या एडवांटेज है? A company with a strong moat ensure the company's long-term profits are safeguarded. Of course, the company should not only have a moat, but it should also be sustainable over a long period of time. मतलब सिर्फ मोट रहने से नहीं होगा, कंपनी का सस्टेनेबिलिटी रहना होगा। सस्टेनेबल का मतलब क्या हो जाता है कि मतलब कुछ भी हो जाए, कंपनी का ग्रोथ कोई, आप बात समझ पा रहे कि जैसे कि एक बात हेलो, क्या मेरा आवाज आ रहा है? है दादा। इंटरनेट इशू हो रहा है, किसी किसी का तो एकदम हालत खराब है आज। ठीक है, चलिए जितना हो रहा है कर तो रहे हैं। शंकर जी आवाज आ रहा है मेरा? रोशनी का आवाज मुझे मिला। प्रिया डिस्कनेक्टेड है, सोरिम भी डिस्कनेक्टेड है। शंकर जी हेलो। शंकर जी आवाज आ रहा है? हेलो। हाँ हाँ, आवाज हाँ, आ रहा है क्या? आवाज आ रहा है। हाँ अच्छा ठीक है, मतलब वो इंटरनेट थोड़ा प्रॉब्लम कर रहा है। हाँ, मीटिंग कनेक्टिंग दिखा रहा है। हाँ, वही प्रॉब्लम है। क्या मुझे नहीं दिखाई दे रहा है क्या अभी? नहीं, कुछ नहीं दिखाई दे रहा, खाली मीटिंग कनेक्टिंग आ रहा है, आवाज आ रहा है। अच्छा, स्क्रीन वगैरह और मुझे भी आप नहीं देख पा रहे? नहीं नहीं, कुछ स्क्रीन कुछ नहीं दिखाई दे रोशनी শুধু আওয়াজ পাচ্ছিস? না না, দেখতেও পাচ্ছি। अच्छा, शंकर जी और एक बार रिकनेक्ट कीजिए ना। रहा। रिकनेक्ट। রশনি আওয়াজ আসছে তাই তো? হ্যাঁ দাদা। আজকে মনে হচ্ছে ক্লাস অফই রাখতে হবে। সবারই তো অসুবিধা হয়ে গেল দেখছি। হ্যাঁ দাদা, আজকে ওই বৃষ্টি পড়েছে না। হ্যাঁ, হঠাৎ করে ঝড় এসছে তো অনেকদিন পরে। হ্যাঁ, আমফানের পরে। আমফানের পরে অনেকদিন পর ঝড় জল হয়েছে, তাই গন্ডগোল হয়ে গেল। হ্যাঁ।
ঠিক আছে, দেখি শঙ্করজি মনে হচ্ছে ট্রাই করছে। আচ্ছা ঠিক আছে রশনি, একটা কাজ কর, হ্যাঁ দাদা লিখেছি শঙ্করজিকে কি ট্রাই করছে কিনা। ঠিক আছে, আজকে এতটাই রেখে দিই, বুঝলি? আচ্ছা দাদা আজকে এতটাই রেখে দিই, শঙ্করজির মনে হচ্ছে কানেক্ট হচ্ছে না কোনো কারণে। ঠিক আছে ঠিক আছে দাদা ঠিক আছে, चल रखे दिए आज के। ओके चल, আচ্ছা রাখছি आज आज টাটা इतना ही रखते हैं, ठीक है, नेटवर्क इश्यूज के कारण आज इतना ही रखते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे आगे। ओके ঠিক रश्मि, আছে चल দাদা टाटा। ओके হুম टाटा। টাটা ओके।